Hello friends, again welcome back to Chanakya Group of Economics. सो यूजीसी नेट एग्जाम्स अभी ओवर हो चुका है। अभी जो अब नेक्स्ट एग्जाम की उसकी आप तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और साथ साथ कुछ पीजीटी के एग्जाम्स भी हैं जो अभी आने वाले हैं। कुछ पीजीटी एग्जाम्स हैं और केवी का जो एग्जाम है वो हो सकता है उसका नोटिफिकेशन जल्दी रिलीज हो सकता है। सो आज से हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ कॉमन टॉपिक्स इकोनॉमिक्स के, जैसे मनी एंड बैंकिंग से, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस मनी एंड बैंकिंग से आते हैं, चाहे वो यूजीसी नेट हो, चाहे वो किसी भी स्टेट का असिस्टेंट प्रोफेसर हो, या फिर अगर हम बात करें सेट हो। ठीक है, कोई भी सेट एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चंस मनी एंड बैंकिंग के सुपर श्योर है, यहाँ से क्वेश्चनिंग आनी ही आनी है मनी एंड बैंकिंग से। तो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे कुछ पार्ट्स मनी एंड बैंकिंग से। तो हम लोग देखते हैं कि कितने पार्ट्स में हमारा ये मनी एंड बैंकिंग खत्म होता है। हम लोग कोशिश करेंगे कि टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग इस मनी एंड बैंकिंग को कंप्लीट करेंगे। सो अगर आप लोग यूजीसी नेट सेकंड मतलब 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो बेस्ट चांस ये है आपके पास कि अभी बैचेस रनिंग है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ऐप को आप डाउनलोड कर लेना और जो इसका पीडीएफ है, पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक, तो ऐप को अगर डाउनलोड नहीं किया तो कर लेना। अगर कोई भी क्वारीज है एप्लीकेशन से रिलेटेड या फिर कोई भी क्वारीज है बैचेस से रिलेटेड तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो बैचेस का अभी ज्वाइन करने का फ़ायदा ये हो जाएगा, अगर आपने ओवरऑल कोई भी डिस्कशन करनी है अभी से शुरू हो जाएंगी, तो जो बैच है वो आराम से आपका 6 to 8 मंथ में, ठीक है, वैसे 8 मंथ की इसकी टाइमिंग है और 6 मंथ में आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी अभी से। तो अगर सीरियस है, पढ़ाई अच्छे से करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, अदरवाइज हम लोग छोटी छोटी वीडियोज़ यूट्यूब पे पोस्ट करते रहते हैं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा, इसका भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, यूट्यूब पे तो आप लोगों ने पहले ही फॉलो कर रखा है और सब्सक्राइब कर रखा है, और फेसबुक को अगर ज्वाइन नहीं किया तो फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर लेना। अभी कुछ दिनों से एक्टिव नहीं है लेकिन फटाफट एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट देख लेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस मनी एंड बैंकिंग से आते हैं। तो लेटेस्ट जो एग्जाम हुआ है पंजाब लेक्चरर का, ठीक है, पंजाब स्टेट लेक्चरर का, कॉलेज लेक्चरर का, उसका ये एग्जामिनेशन कुछ क्वेश्चन है 36, 30, 43। तो इस टाइप की क्वेश्चनिंग जो है अभी हर एग्जाम्स में आएगी आएगी। और यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, कुछ एग्जामिनेशन इसमें पूछा गया, हाई पावर मनी और मनी मल्टीप्लायर, और उसमें बाद एसएलआर, सीआरआर, मॉनेटरी अथॉरिटी, ये चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी आने वाली वीडियोस में। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बेसिकली मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक, और ये सीजीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था ये उसका क्वेश्चन है असिस्टेंट प्रोफेसर का 2020 लास्ट नवंबर में। और ये वाली क्वेश्चनिंग कुछ इस टाइप की क्वेश्चनिंग आपको पीजीटी एग्जाम्स में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, पीजीटी में काफ़ी टाइम ये रिपीट होंगे इस टाइप से क्वेश्चंस। आई होप कि इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों ने पहले फेस किए होंगे, क्योंकि M3, M1 ये मोस्ट वाइडली यूजीसी नेट में बहुत बार पूछा जाता है ये वाले टॉपिक। ठीक, चलिए अब हम करेंगे बेसिक से शुरुआत। तो मनी एंड बैंकिंग हम क्या करेंगे, टोटली कवर कर देंगे, यहाँ से कुछ हम मिस नहीं करेंगे। सो कोशिश करेंगे कि 15 to 20 मिनट तक सेशन रहे एक, ताकि आपका टाइम भी बच सके। सो इसमें हम लोग मीनिंग की मनी की मीनिंग करने वाले हैं। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक देखेंगे और लास्ट जो वीडियोस रहेंगे उसमें हम करेंगे कॉर्पोरेट बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो मनी क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक ये करेंगे, हाई पावर मनी आने वाली वीडियोस में भी कवर करेंगे ये चीज़ें। ठीक है, एक वीडियो में तो नहीं हो सकता। सो सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद कंट्रोल ऑफ क्रेडिट थ्रू बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। और इन्फ्लेशनरी ट्रेंड में, डिफ्लेशनरी ट्रेंड में ये इंस्ट्रूमेंट कैसे वर्क करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के, ये भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, आने वाले लेक्चर्स में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मनी मीनिंग्स, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप्स। ठीक है, और बार्टर सिस्टम। चलिए शॉर्ट वीडियो आज का। सो मनी की पहले मीनिंग करते हैं। तो मीनिंग ऑलरेडी आप जानते हो, और मीनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें इंपॉर्टेंट नहीं रखता मीनिंग। ठीक है, तो मीनिंग फिर भी, सो मनी क्या है, एक ऐसी चीज़ है जिसको एक्सेप्ट किया जाता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, किसी चीज़ को खरीदने या बेचने के लिए। लेकिन उसके साथ साथ उसमें क्या होने चाहिए, कुछ ऐसे फीचर भी होने चाहिए जो एक्ट एज मेयर, मतलब उससे कुछ मापा जा सके। जैसे आप लोग जिसकी ज़्यादा मेजर कर सकते हो, कौन सी चीज़ आप ज़्यादा ले सकते हो, कम ले सकते हो इन टर्म्स ऑफ मनी। एंड स्टोर ऑफ वैल्यू, सेम टाइम में उसकी वैल्यू को स्टोर कर सकते हो आप। ठीक है, स्टोर कर सकते हो उस वैल्यू को फॉर यूज ऑफ फ्यूचर यूज।
ठीक, ये तो होगी मीनिंग। सो मेनली क्या है, इट इज द ओनली नेसेसरी कंडीशन इज दैट इट शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाय पीपल एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सभी पीपल ने इसको एक्सचेंज के रूप में एक्सेप्ट करना चाहिए, तो वो मनी है। तो डेफिनेशन भी क्राउथर की डेफिनेशन यही कहती है, और बाकी डेफिनेशंस कभी पूछी नहीं है कि किस इकोनॉमिस्ट ने ये मनी की डेफिनेशन दी। तो क्राउथर की जो डेफिनेशन है वो यही है जो हम लोग मीनिंग में यहाँ कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ मनी। तो ये क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इजी है, मैं जानता हूँ बहुत इजी है, लेकिन फिर भी पीजीटी एग्जाम्स में, फिर भी असिस्टेंट प्रोफेसर में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे गलत होने का मतलब ये है कि 2 मार्क्स आपके डिडक्ट हो गए, ठीक है, 2 मार्क्स सीधा ही माइनस हो गए। और अगर आपकी नेगेटिव मार्किंग है तो कुछ 1/4 या 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी जाएगी, ठीक है। तो 2 मार्क्स मनी एंड बैंकिंग से कम बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। सुपर श्योर टॉपिक है, सुपर श्योर आपकी तैयारी होनी चाहिए। चलिए उसके बाद है फंक्शंस ऑफ मनी। अगर हम बात करें, नंबर 1 फंक्शंस वही है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो जो मीनिंग है, मीनिंग में से आपको 3 फंक्शन मिल जाएंगे। नंबर 1 फंक्शन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, नंबर 2 फंक्शन मीडियम दैट इज एक्ट एज मेजर, और नंबर 3 स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक, यहीं से आपको 3 फंक्शंस भी मिल गए। सो मीडियम एक्सचेंज, मनी एक्ट एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं एक्सचेंज करने के लिए। एक गुड्स को दूसरे गुड्स में, या फिर एक गुड्स को खरीद के हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल एंड परचेज कर रहे हैं, ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सो गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज फॉर मनी। दूसरी जो फीचर है, मेन फीचर इसका, वह है मेजर ऑफ वैल्यू। हम किसी भी चीज की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। जैसे किसी कोई भी चीज आप लोगों ने फोन लेना है, स्मार्टफोन लेना है, जिसके अच्छे फीचर है, उसको हम लोग कैसे उसकी वैल्यू डिफाइन करते हैं, इन टर्म्स ऑफ उसकी एक्सचेंज वैल्यू। उसकी एक्सचेंज वैल्यू ज्यादा होगी, उसकी इंटरनल वैल्यू ज्यादा होगी। सो मेजर ऑफ वैल्यू भी हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रुपीज से या मनी से। सो इट इज मेजर ऑफ वैल्यू, सो इट इज पॉसिबल टू डिटरमाइन द रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक, एग्जाम्पल के रूप में जैसे 10 मीटर ऑफ कॉटन क्लॉथ्स कॉस्ट 1200 रुपीज। कैसे डिसाइड हुआ कि 1200 रुपीज, उसकी वैल्यू, और वैल्यू कैसे डिसाइड हुई, इन टर्म्स ऑफ रुपीज, दैट मीन्स मनी। चलिए थर्ड जो इसका मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है मनी का, वो स्टोर ऑफ वैल्यू। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, हम लोग स्टोर कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में भी यूज किया जा सके। सो मनी एक्ट एज स्टोर ऑफ वैल्यू। सो मनी बीइंग जनरली एक्सेप्टेबल and its value being more or less stable, it is deal for use as store of value। हम लोग इसकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में हम लोग उसको यूज भी कर सके। ठीक, सो जैसे पेरिशेबल गुड्स होती हैं, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, खत्म, खराब हो जाती है या फिर खराब हो जाती है। तो मनी का ऐसा भी नहीं है, अगर आप उसको रखोगे भी, उसकी वैल्यू को आप फ्यूचर में यूज कर सकते हो। ठीक, चौथा जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है स्टैंडर्ड पेमेंट या फिर डेफर्ड पेमेंट। इसका डायरेक्टली मतलब है लोन। आप लोग कैसे ले सकते हो, किससे उधार ले सकते हो, मतलब फ्यूचर में पेमेंट कर सकते हो। अभी पैसा ले सकते हो लेकिन उसको बाद में वापस भी कर सकते हो, बल्कि कमोडिटी टर्म्स में ऐसा नहीं होता। अभी कमोडिटी लोगे तो बाद में कैसे वापस करोगे, सेम, ठीक है। लेकिन मनी के टर्म्स में ऐसा हो सकता है, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, आप फ्यूचर में पेमेंट कर सकते हो, लाइक लोन्स एटसेट्रा। ठीक, सो दैट इज रीपेमेंट ऑफ लोन इन फ्यूचर। और फिफ्थ फंक्शन है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। और हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू को ट्रांसफर भी कर सकते हैं पर्सन टू पर्सन, या फिर एक करेंसी की वैल्यू को दूसरी करेंसी में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। जैसे रुपीज को कन्वर्ट कर सकते हैं डॉलर में, या फिर डॉलर को कन्वर्ट कर सकते हैं रुपीज में, ठीक है, या फिर किसी अदर करेंसी में, ठीक है, या फिर हम लोग कर सकते हैं येन में, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग रुपीज की वैल्यू या फिर मनी की वैल्यू, ठीक है, वन करेंसी टू अनदर करेंसी, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है, वन इंस्टीट्यूशन टू अनदर। सो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। सो 5 फंक्शंस है, थोड़ा इजी है, लेकिन आप लोगों ने जो मेन फंक्शंस है ना वो याद रखने जरूर है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशंस, टाइप्स या फिर फॉर्म ऑफ मनी। सबसे कॉमन टाइप की जो पहले चला करती थी वो है कमोडिटी मनी, ठीक है। खैर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जब आए तब तो मनी प्रचलन में आ गया था, उससे पहले, ठीक है, 18th सेंचुरी से पहले तो यहाँ पे यूज होता था। 18th सेंचुरी 17th सेंचुरी से पहले कमोडिटी वर्सेस कमोडिटी, सीसी इकोनॉमी हम लोग उसको बोलते थे, ठीक है, कमोडिटी वर्सेस कमोडिटी। तो यहाँ पे क्या होता था, बार्टर सिस्टम, एक कमोडिटी के बदले दूसरे कमोडिटी, ठीक, तो इसको हम बोलते हैं सीसी इकोनॉमी। चलिए ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत
नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, फिएट मनी। फिएट मनी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। फिएट मनी को हम लोग बोलते हैं जो हमारी करंट पॉकेट में जो मनी है, जो अभी हमारे पॉकेट में जो मनी है वो किसका पार्ट है, वो फिएट मनी ही है, बिकॉज इट इज लीगल टेंडर। ये मनी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लीगल टेंडर के थ्रू डिक्लेयर की है या फिर प्रोड्यूस की है। ठीक है, वहां पे एक हमारे पास राइट है, इसको हम किसी भी को एक्सचेंज में यूज कर सकते हैं, कोई भी इसको डिनाई नहीं कर सकता। ठीक है, जितने भी कॉइन्स हैं, बिल्स हैं, मतलब नोट्स हैं हमारे, ये सब आते हैं फिएट मनी में। ठीक, थर्ड जो टाइप ऑफ मनी है वो है फिड्यूसरी मनी। थोड़ा सा ये इनडायरेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट हम लोग ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, लेकिन इट इज बेस्ड ऑन कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट इशू आ जाता है यहाँ पे, और ये कोई लीगल टेंडर नहीं होती। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको डिक्लेयर नहीं किया है, इट इज नॉट लीगल टेंडर बाय गवर्नमेंट, विच मीन्स पीपल आर नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू एक्सेप्ट इट। अब आप चेक लेने के लिए मना भी कर सकते हो, बैंक नोट्स, ड्राफ्ट, ये सब क्या है, फिड्यूसरी मनी है। आप, ये लीगल टेंडर नहीं है, आप इसको लेने से मना भी कर सकते हो और वो आपको कुछ कहेगा भी नहीं। लेकिन अगर एक्सचेंज कर रहे हो, कुछ आप कैश आपको कोई दे रहा है तो आप मना नहीं कर सकते, क्योंकि वो लीगल टेंडर है। ठीक है, चेक को आप मना कर सकते हो, बैंक नोट्स, ड्राफ्ट वगैरह मना कर सकते हो, क्योंकि ये क्या है, फिड्यूसरी मनी है। ठीक है, इट इज नॉट डिक्लेयर्ड एज लीगल टेंडर बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ट्रस्ट के ऊपर है। मेन एग्जांपल ही इसका चेक है, ठीक, आज के जमाने में। चलिए नेक्स्ट आता है फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। पहले फुल बॉडीड मनी को समझते हैं। तो फुल बॉडीड मनी काफी इजी है। फुल बॉडीड कहने का मतलब है जब यहाँ पे कमोडिटी वैल्यू, ठीक है, और उसके बाद दैट इज कमोडिटी वैल्यू और उसकी जो फेस वैल्यू अगर ये बराबर है। ठीक है, तो कहने का मतलब है, मान लीजिए 5 ग्राम जो सिल्वर कॉइन है, 5 ग्राम सिल्वर कॉइन का जो रेट है, मार्केट रेट, वो कितना है, 5 रुपीज। 5 रुपीज में कितना, 5 ग्राम सिल्वर कॉइन मिल रहा है। लेकिन उस सिल्वर कॉइन के ऊपर भी 5 रुपीज की ही ब्रांडिंग लगी हुई है, मतलब 5 रुपीज में ही उसको मीडियम एक्सचेंज, 5 रुपीज में एक्सचेंज भी हो रहा है। तो क्या हो गया, कमोडिटी वैल्यू कितनी थी, 5 रुपीज की, और उसकी एक्सचेंज वैल्यू कितनी है, 5 रुपीज। तो इस टर्म्स को हम बोलते हैं फुल बॉडीड मनी। सो एनी यूनिट ऑफ मनी उस फेस वैल्यू, ठीक है, फेस वैल्यू मतलब 5 रुपीज एंड इंट्रिंसिक एज कमोडिटी, और कमोडिटी वैल्यू कितनी है उसकी, 5 रुपीज ही है। तो दोनों की वैल्यू बराबर होने से हम उसको बोलते हैं दैट इज फुल बॉडीड मनी। ठीक, सो दैट इज मनी वैल्यू इक्वल टू कमोडिटी वैल्यू। उसके बाद आता है क्रेडिट मनी। आज के जमाने में ये क्रेडिट मनी काफी यूज होता है। ठीक है, तो पास्ट में सिर्फ एक ही हम लोग, एक राजा होते थे यहाँ पे, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको हम बोलते हैं फूल किंग। उन्होंने क्या किया था, टोकन मनी चलाई थी। टोकन मनी में जो कमोडिटी वैल्यू थी वो वैल्यू होगी ज़्यादा, और जो फेस वैल्यू थी या फिर जो रुपीज़ वैल्यू थी वो होगी कम। तो लोगों ने उसकी क्या किया, अर्नामेंट्स बनानी शुरू कर दिए। तो इसलिए हम बोलते हैं फूल किंग मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए उसके बाद क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी जो आजकल यूज हो रही है वही है, मतलब इसकी क्या होती है, बिल्कुल अपोजिट है। मनी वैल्यू ज़्यादा होती है, कमोडिटी वैल्यू कम। जैसे क्रेडिट कार्ड या फिर चेक। ठीक है, इसमें आप लोग एक चेक है, उसके जो आप इंट्रिंसिक वैल्यू रखोगे, मतलब 1 लाख का है या 2 लाख का है, लेकिन उसको बनने में कितना लगा है, 1 रुपये 2 रुपये। या फिर फॉर सपोज हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं 2000 रुपीज़ नोट। ठीक है, वैल्यू कितनी है इसकी, फेस वैल्यू 2000 रुपीज़, लेकिन इसकी कमोडिटी वैल्यू कितना रुपीज़ लगा इसको बनाने में, सिर्फ 3.45, दैट इज 54। ठीक है, एंड सिमिलरली 200 रुपीज़ नोट कितना लगा बनाने में, 2.93, लेकिन इंट्रिंसिक जो उसकी फेस वैल्यू है वो कितनी है, 200 रुपीज़। तो मतलब कमोडिटी वैल्यू तो 2.93 है, लेकिन मनी वैल्यू कितनी है, 200। सो दैट इज मनी वैल्यू इज मोर देन कमोडिटी वैल्यू। चलिए उसके बाद आता है बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। सबसे पुराना सिस्टम जो है बार्टर सिस्टम। ठीक है, हम लोगों ने 10th क्लास से, 10th स्टैंडर्ड से ये पढ़ना शुरू किया, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। इसलिए यहाँ ज़्यादा फोकस करने की जरूरत इसको नहीं पड़ेगी। तो जिसमें क्या होता था, गुड्स एंड सर्विसेज क्या होती थी, एक्सचेंज होती थी डायरेक्टली विद गुड्स एंड सर्विसेज, एंड देयर वाज नो मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तब मीडियम ऑफ एक्सचेंज कुछ था ही नहीं, मनी वगैरह कुछ था ही नहीं, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस था। एक गुड्स लाओ, दूसरा गुड्स ले जाओ। ठीक है, गुड्स वर्सेस गुड्स, उसको हम बोलते हैं सीसी इकोनॉमी, कमोडिटी वर्सेस कमोडिटी इकोनॉमी। चलिए कुछ एडवांटेजेस भी थे। ठीक है, पुराने समय में इसके कुछ एडवांटेजेस भी थे। उस टाइम में फैसिलिटीज नहीं थी, बार्टर सिस्टम सबसे सिंपलेस्ट मेथड था।
ट्रेड करने का, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस ही नहीं थी। और वीट आपने प्रोड्यूस किया है, ठीक है, आप वीट को बेचो और आपको उसके बदले क्या मिल जाएगा, राइस मिल जाएगा, ठीक है, और राइस सेलर को वीट मिल जाएगा। बस यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशंस ही नहीं है उसको सेल करने में। दूसरी बात, बेनिफिट ऑफ बाजार सिस्टम ये है, नो मनी इज इन्वॉल्व, कोई मनी इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था मनी का, ठीक है, आप उतना ही प्रोडक्शन करते थे जितना आपको चाहिए, ठीक है, ना तो अंडर प्रोडक्शन होता था और ना ही ओवर प्रोडक्शन होता था, ठीक है। तीसरा फायदा ये भी था, फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट नहीं थी, यू नो नीड टू एनी फॉरेन करेंसी, ठीक है, जैसे अभी फॉरेन एक्सचेंज है और अभी फॉरेक्स कितना है इंडिया के पास, फॉरेन एक्सचेंज थोड़ा सा कमेंट करना कि फॉरेन एक्सचेंज कितना है अभी, अगर हम बात करें 650 बिलियन यूएस डॉलर तकरीबन होगा आरबीआई के पास, ठीक है, तो उस समय में फॉरेन एक्सचेंज की कोई जरूरत नहीं थी, मतलब फॉरेक्स की। तो अभी फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत है, रिजर्व की। चलिए, कुछ लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा थे, कुछ फायदे थे, लेकिन फायदा आपको इंटरव्यूज में पूछ सकते हैं कि क्या फायदे थे, ठीक है, बार्टर सिस्टम के फायदे लगते नहीं हमें, लेकिन इंटरव्यू में जरूर पूछ सकते हैं, कोई भी इंटरव्यू अगर इकोनॉमिक्स का है तो, ठीक है। सो लिमिटेशंस बहुत सारे हैं, जैसे लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, ठीक है, अब यहाँ पे दोनों को सेम चीज चाहिए, या फिर आप वीट बेच रहे हो, जरूरी नहीं है कि आपको राइस चाहिए, ठीक है, तो वो जबरदस्ती आपको राइस देगा क्योंकि वो राइस ही है उसके पास। So what one person want to sell and buy must coincide with what some other person want to buy and sell, ठीक है। अब आपको जो राइस बेच रहा है, ठीक है, हो सकता है कि उसको आपकी कमोडिटी नहीं चाहिए, लेकिन उसको जबरदस्ती वही लेना पड़ेगा जो आपके पास है, और आपको भी वही लेना पड़ेगा जो उसके पास है, ठीक है। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट है, दोनों की वांट्स में डिफरेंट हो सकती है, लेकिन फुलफिल डिमांड हो या नहीं हो ये कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। नेक्स्ट वन, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, आपकी वैल्यू और उसकी वैल्यू, उसकी प्रोडक्ट की वैल्यू, इवन अदर जो ट्रेडर है उसकी वैल्यू सेम नहीं होगी, ठीक है। जैसे कार इज एक्सचेंज फॉर हॉर्सेस, सपोज कार है, ठीक है, वो हॉर्सेस के लिए कैसे, हॉर्सेस के बदले हम उसको कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं, या फिर काउस बेफलोस की कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों की वैल्यू अलग अलग है। नेक्स्ट है लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, हम लोग इसको कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते कि यही फ्यूचर में हम लोग यही कमोडिटी हम बाद में दे देंगे, क्योंकि पेरिशेबल है, खराब हो जाएंगी गुड्स, ठीक है, कुछ साल बाद खराब हो जाएंगी, तो फ्यूचर पेमेंट जैसे लोन है वैसा भी कोई इसमें सिस्टम नहीं है, ठीक है, स्टैंडर्ड पेमेंट या डेफर्ड पेमेंट नहीं है सिस्टम। सो कुल मिला के यहाँ तक हमने किया, ये है लेक्चर 1, ठीक है, मतलब पार्ट 1। अब हम पार्ट 2 में करेंगे डिस्कस क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है, और उसमें कोशिश करेंगे कि इसमें से एमसीक्यूज भी डिस्कस किए जाए साथ के साथ, ठीक है। तो आज जो हमने किया मनी एंड बैंकिंग में पार्ट 1, मीनिंग, फंक्शंस, बार्टर सिस्टम एंड टाइप्स, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्रेडिट क्रिएशन एंड सप्लाई ऑफ मनी, M1 से लेके M4 तक हम डिस्कस करेंगे, M0 भी, M0 भी थोड़ा डिस्कस करेंगे कि होता क्या है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ, ठीक है। बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ, अपनी स्टडी अच्छे से करिए, अभी बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, बी पॉजिटिव, और श्योरली इस बार आप लोग क्वालिफाई कर लेंगे, चाहे वो पीजीटी का है, चाहे वो यूजीसी नेट है, जेआरएफ है, डेफिनेटली यू विल गेट, ठीक है। थैंक यू सो मच, बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ।